ये मूवी रॉ और डिस्टर्बिंग है। कमजोर दिल वाले कृपया इस फिल्म को ना देखें। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और हाँ, अगर एंड तक एक्सप्लेनेशन पसंद ना आए तो बेझिझक अनसब्सक्राइब कर देना। चलो शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है। हमें एक बेबी सिटर दिखाई देती है जो फोन पर अपनी माँ से बात कर रही होती है। उसकी माँ को ये बेबी सिटिंग का काम बिल्कुल पसंद नहीं होता, लेकिन अपने कॉलेज लोन चुकाने के लिए उसे ये काम करना पड़ता है। बेबी सिटर उस बच्ची को आवाज लगाती है, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिलता। तभी बेबी सिटर को क्रंचिंग की आवाज आती है, जैसे कोई कुछ चबा रहा हो। वो उस आवाज को फॉलो करती है। वो देखती है कि वो आवाज बेसमेंट से आ रही है। वो धीरे धीरे नीचे जाती है। वहां एक अजीब सा सन्नाटा होता है और उस सन्नाटे में बस वही क्रंचिंग की आवाज घूम रही होती है। तभी उसके पैरों के पास बच्ची की डॉल दिखती है। बेबीसिटर सोचती है, ये बच्ची इस बेसमेंट में क्या कर रही है। जैसे ही वो बेसमेंट में पहुंचती है, सामने का नजारा देखकर उसकी आंखें फटी रह जाती हैं। सामने कोई उस बच्ची को खा रहा होता है। यही क्रंचिंग की आवाज उसी से आ रही थी। जब बेबीसिटर गौर से देखती है तो उसे पता चलता है कि वो और कोई नहीं, वो बच्ची की माँ ही है, जो अपनी ही बच्ची को फाड़ कर खा रही होती है। वो पूरी तरह से पजेस्ड होती है। ये नजारा देखकर किसी की भी रूह कांप जाए। तभी वो औरत बेबीसिटर को देख लेती है और उसकी तरफ दौड़ पड़ती है। बेबीसिटर जल्दी से ऊपर भागती है, लेकिन ऊपर पहुंचते ही देखती है वहां उस औरत का हस्बैंड खड़ा होता है, ब्लैंक फेस, जैसे कह रहा हो, तुझे सच पता लग गया, अब तुझे मरना होगा। तभी वो हस्बैंड बेसमेंट का दरवाजा लॉक कर देता है। चीखने और क्रंचिंग की आवाजें पूरे घर में गूंजने लगती हैं, लेकिन वहां उस लड़की की मदद करने के लिए कोई नहीं होता। क्या मैं उस विच के बारे में थोड़ा बताना चाहता हूँ। ये विच ज्यादातर बच्चों को टारगेट करती है और सिर्फ औरतों को ही पोजेस करती है। वो उनके परिवार की यादें मिटा देती है, जैसे इस सीन में उस औरत के हस्बैंड के साथ हुआ था। सीन शिफ्ट होता है जहां हमें कहानी के लीड बेन को दिखाया जाता है। बेन के लिए ये एक आम दिन होता है, लेकिन उसे अंदाजा नहीं होता कि आगे उसके साथ क्या होने वाला है। बेन एक छोटे से शहर डस्कफील्ड टाउन में आता है। देखने में ये शहर बिल्कुल नॉर्मल लगता है, लेकिन ये शहर अपने अंदर एक बहुत बड़ा राज दफन किए होता है, जो बाहर आने के लिए बेताब होता है। वो राज क्या है, ये हमें आगे पता चलेगा। बेन अपने डैड के घर पहुंचता है, जिनका नाम लियाम होता है। लियाम अपने बेटे को देखकर खुश होते हैं और दोनों साथ में क्वालिटी टाइम बिताते हैं। यहाँ मैं आपको बता दूं, बेन के पेरेंट्स का डाइवोर्स हो चुका है और बेन यहाँ सिर्फ फैमिली विजिट पर आया होता है। अगले दिन लियाम बेन को अपने ऑफिस ले जा रहे होते हैं। तभी बेन कुछ लोगों को देखता है जो वहाँ वेकेशन के लिए आए होते हैं। उनमें होते हैं एबी, टाई और उनका बेटा डिलियन। बेन के लिए ये बस एक नॉर्मल फैमिली होती है, लेकिन उसे नहीं पता था कि यही लोग उसकी रातों की नींद उड़ाने वाले हैं। बेन अपने डैड के ऑफिस पहुंचता है, जहां वो काम करने वाला था। वहां उसकी मुलाकात एक लड़की से होती है, मैलरी, जो लियाम की एम्प्लॉई होती है। वो बेन को काम बताती है। इसी दौरान बेन को अपनी माँ का कॉल आता है। बेन फोन पर अपनी माँ से बात कर रहा होता है। तभी उसकी नजर अपने डैड पर पड़ती है, जो किसी लड़की के साथ जरूरत से ज्यादा करीब होते हैं, और ये देखकर बेन थोड़ा नाराज हो जाता है। सीन शिफ्ट होता है जहां हमें जंगल दिखाया जाता है, खुला आसमान, परिंदों की सुरीली आवाजें, जैसे किसी टूरिस्ट को चाहिए होता है। तभी हमें एबी और डिलियन दिखाए जाते हैं, जो वहां एडवेंचर के लिए आए होते हैं। एबी थोड़ी देर के लिए रुक जाती है नेचर कॉल के लिए, और डिलियन जंगल के खूबसूरत नजारों की तस्वीरें क्लिक कर रहा होता है। लेकिन धीरे धीरे जंगल की हवा बदलने लगती है। कुछ अजीब महसूस होने लगता है। एबी डिलियन को आवाज लगाती है, लेकिन डिलियन थोड़ा आगे निकल चुका होता है। तभी उसे एबी की आवाज सुनाई देती है, लेकिन वो आवाज उसकी माँ की नहीं होती। डिलियन उस आवाज को फॉलो करता है और देखता है एक पेड़ जिसके नीचे एक गड्ढा होता है। वहीं से वो आवाज आ रही होती है। अब गुस्से में उसे बुला रही होती है, आओ इधर। डिलियन पेड़ के पीछे से झांक कर देखता है। तभी गड्ढे में से एक डरावना हाथ बाहर निकलता है। उसी वक्त एबी वहां आ जाती है और दोनों जल्दी से वहां से निकल जाते हैं, लेकिन दो नहीं, 3 लोग वहां से निकलते हैं और यहीं से हॉरर की शुरुआत होती है। वो लोग घर पहुंचते हैं। टाई इतना बड़ा हिरन डियर देखकर हैरान हो जाता है कि एबी ने इसका शिकार कैसे कर लिया। वो अंदर आकर एबी से पूछता है, क्या तुमने इसका शिकार किया? एबी कहती है, नहीं, ये हिरन तो कार से टकरा गया था। लेकिन एबी को ये नहीं पता होता कि वो हिरन नहीं, एक आफत अपने घर ले आई है। एबी बाहर आकर उसे काटने लगती है, लेकिन तभी हिरन के अंदर से इंटेस्टाइन्स बाहर गिर जाती है। उसे देखकर एबी को उल्टी आने लगती है, तो वो हिरन को वहीं छोड़ देती है। रात हो जाती है। सब लोग आराम से सो रहे होते हैं, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं होता कि अब उनके साथ क्या होने वाला है। वो तो सो रहे थे, लेकिन किसी और के जागने का वक्त हो चुका था। सीन शिफ्ट होता है। आधी रात, खुला आसमान, तेज हवाएं जैसे चिल्ला रही हो।
जाग जाओ। तभी हमें हिरन दिखाया जाता है जिसके पेट से कुछ बाहर निकल रहा होता है। धीरे धीरे 2 हाथ बाहर आते हैं और हिरन का पेट फाड़ देते हैं। उसी में से एक डरावनी एंटिटी बाहर निकलती है, यूर्बन लेजेंड द डार्क मदर, जो अब मौत का तांडव करने वाली थी। इधर बेन गहरी नींद में सो रहा होता है, लेकिन कदमों की आवाजें सुनकर उसकी नींद खुल जाती है। वो नोटिस करता है जैसे कोई छत पर चल रहा हो। वो टॉर्च लेकर बाहर देखने निकलता है। बाहर अजीब सा सन्नाटा होता है, हर चीज जैसे थम गई हो। वो धीरे धीरे पड़ोसी के घर की तरफ बढ़ता है, जहां वो नोटिस करता है कि बेसमेंट की खिड़की टूटी हुई है। वो झांक कर देखता है, अंदर उसे एक जानवर दिखाई देता है। वो राहत की सांस लेता है, लेकिन जैसे ही अपने घर की तरफ मुड़ता है, कैमरा उसके पीछे एक परछाई दिखाता है। बेन मुड़ने ही वाला होता है, तभी टाई वहां लाइट ऑन कर देता है और वो एंटिटी गायब हो जाती है। टाई कहता है, इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? बेन जवाब देता है, मुझे लगा मैंने किसी को देखा। टाई हल्का मुस्कुराकर कहता है, तुम्हारा वहम होगा, रात बहुत हो गई है, घर जाओ। बेन वहां से चला जाता है, लेकिन अब उसके चेहरे पर एक शक साफ झलक रहा होता है। उसे एहसास हो चुका होता है कि कुछ तो गड़बड़ है। अगली सुबह बेन अपने डैड के साथ ऑफिस जा रहा होता है। वो डिलन को नोटिस करता है, जो बेसमेंट की खिड़की की तरफ झांक रहा होता है। बेन उसे वहां से दूर रहने को कहता है, क्योंकि कल रात बेन को वहां कुछ अजीब महसूस हुआ था। बेन ऑफिस पहुंचता है और काम शुरू करने की तैयारी कर रहा होता है। तभी उसे एक छोटी बच्ची दिखती है जिसका नाम लिली होता है, जो मेलोरी की छोटी बहन होती है। दूसरी तरफ हमें एबी दिखाई जाती है, जो गार्डन में लगे फूलों को देख रही होती है जो सड़ चुके होते हैं। तभी उसकी नजर बेसमेंट की खिड़की पर जाती है, जहां उसे कुछ अजीब लगता है। एबी वहां से जाने लगती है। तभी गार्डन के फूल और भी सड़ने लगते हैं। ये एक संकेत होता है कि आसपास कोई नेगेटिव एंटिटी मौजूद है। दूसरी ओर हमें डिलन दिखाया जाता है, जो नाव पर सो रहा होता है। बेन वहां आता है और डिलन को कैंडी का लालच देकर कहता है कि अगर उसे उसके घर में कुछ गड़बड़ दिखे तो वो बेन को आकर बताए, क्योंकि बेन को वहां कुछ गड़बड़ लग रही होती है। अगले सीन में मेलोरी बेन को पार्टी में चलने को बोलती है। बेन पार्टी कर रहा होता है और सीन शिफ्ट होता है, जहां हमें एबी दिखाई जाती है, जो अपने कमरे में सो रही होती है। लेकिन तभी कैमरे में हमें एक एंटिटी दिखती है, जो बच्चे के बेहद पास होती है। एबी नींद से जागती है और कैमरा देखती है। वो नोटिस करती है कि कैमरे का एंगल बदल चुका है और उसे अपना बेटा कहीं दिखाई नहीं देता। वो घबराकर वहां पहुंचती है और देखती है कि खिड़की थोड़ी खुली है। वो तुरंत खिड़की बंद करती है। तभी वो नोटिस करती है कि उसका बेटा ब्लैंकेट में लिपटा हुआ है, जो उसे अजीब लगता है, क्योंकि उसने बेटे को बिना ब्लैंकेट सुलाया था। जब वो ब्लैंकेट हटाती है तो वहां उसका बेटा नहीं, बल्कि कुछ लकड़ियां रखी होती है। एबी कुछ समझ पाती उससे पहले ही वो एंटिटी उसे बिस्तर के नीचे खींच लेती है। सीन शिफ्ट होता है। यह बेन पार्टी करके घर लौट रहा होता है। तभी वो देखता है कि एक औरत एक बच्चे को लेकर घने अंधेरे में जंगल के अंदर जा रही है। बेन उसके पीछे जाने ही वाला होता है, लेकिन तभी उसका डैड उसे रोक लेता है। बेन का ध्यान बढ़ जाता है। जब वो फिर उस तरफ देखता है तो वहां कोई नहीं होता। अब बेन का शक यकीन में बदल जाता है, यहाँ कुछ तो गड़बड़ जरूर है। सीन शिफ्ट होता है। डिलन नाश्ता कर रहा होता है। तभी पीछे से हमें एबी दिखाई देती है। वो डिलन को ऐसे देख रही होती है जैसे कोई शिकारी अपने शिकार को देखता है। टे और डिलन के लिए आज का दिन भी हर रोज की तरह आम होता है, इसलिए दोनों को एहसास नहीं होता कि बच्चा गायब है और एबी के कपड़ों पर खून लगा हुआ है। डिलन बाहर देखता है तो नोटिस करता है कि उसका पालतू खरगोश गायब है। वो अपनी माँ को बताने के लिए अंदर आता है, लेकिन सामने का नजारा देखकर डर से जम जाता है, क्योंकि एबी उसके सामने नग्न हालत में एक डरावने पोज में खड़ी होती है। सीन शिफ्ट होता है। बेन काम से घर लौटता है। उसे अपने कमरे में कुछ हलचल महसूस होती है। वो धीरे धीरे दरवाजा खोलता है। सामने डिलन कोने में बैठा होता है, डरा और सहमा हुआ। बेन को ये अजीब लगता है। तभी बाहर से एबी की आवाज आती है। वो डिलन को बुला रही होती है। डिलन डरते हुए कहता है, उसे अंदर मत आने देना। बेन उसे अंदर ही रहने के लिए कहता है और खुद बाहर आता है। बाहर एबी खड़ी होती है। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं होता, सिर्फ एक ठंडी खाली नजर। एबी कहती है, डिलन को बुलाओ, वो ऊपर के कमरे में है। बेन थोड़ा हैरान हो जाता है कि उसे ये कैसे पता चला, लेकिन फिर भी वो मना कर देता है। एबी की आंखों में गुस्सा भर जाता है। वो बेन को ऐसे देखती है जैसे उसे अभी जिंदा निगल जाएगी। तभी वहां टे आता है और पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो एबी? एबी कहती है, मुझे डिलन नहीं मिल रहा। टे ऊंची आवाज में डिलन को पुकारता है और डिलन भागता हुआ टे के पास आ जाता है। एबी जाते जाते बेन को एक डरावनी नजर से देखती है, लेकिन बेन के दिमाग में अब बस एक ही बात चल रही होती है, डिलन को किसी भी कीमत पर बचाना है।
अगले सीन में टे डिलियन को सुला रहा होता है। डिलियन टे से कहता है कि मॉम कुछ अजीब बर्ताव कर रही है। टे हंसकर बात को टाल देता है, लेकिन टे को अंदाजा नहीं होता कि वह डिलियन को आखिरी बार देख रहा है। यहाँ बेन अपने पड़ोसियों पर नजर रख रहा होता है ताकि उसे पता चल सके कि चल क्या रहा है। सीन शिफ्ट होता है। बेन यहाँ बोट पर डिलियन का इंतजार कर रहा होता है, क्योंकि कल रात डिलियन उससे कुछ बताने वाला था, लेकिन बेन को यह नहीं पता होता कि अब बहुत देर हो चुकी है। तभी वहां मोलरी आती है और बेन उससे डिलियन के बारे में पूछता है। मोलरी कहती है डिलियन आज नहीं आया। बेन को यह अजीब लगता है क्योंकि डिलियन हर रोज वहां आता था। बेन को कुछ गड़बड़ लगती है। बेन जल्दी वहां से निकलता है और डिलियन के घर पहुंचता है। टे दरवाजा खोलता है और बेन उससे डिलियन के बारे में पूछता है। डिलियन आज प्रैक्टिस के लिए आने वाला था, लेकिन टे का जवाब सुनकर बेन हैरान रह जाता है, क्योंकि टे कहता है मेरा कोई बेटा नहीं है। जैसा कि मैंने कहानी के पहले बताया था, उस डायन ने टे की यादें मिटा दी होती है। बेन उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन टे उसे वहां से जाने के लिए कहता है। बेन को कुछ समझ नहीं आता और उसे डिलियन की फिक्र होने लगती है। बेन वहां से जाने लगता है, तभी वह नीचे देखता है। वहां एक अजीब सा निशान होता है। बेन उसके बारे में रिसर्च करता है और उसे बहुत सी तस्वीरें दिखती हैं जिनमें वही निशान होता है। बेन आगे रिसर्च करता है और उसे पता लगता है कि जहां भी यह निशान होता है वहां एक एंटिटी होती है जिसका नाम डेड मदर होता है, जो इंसान को मारकर उनकी स्किन पहन लेती है। इसका मतलब एबी अब मर चुकी है और एबी की स्किन पहनकर वह एबी के घर में रह रही है। बेन को यह भी पता लगता है कि अगर उसे घर में आने से रोकना है तो घर के चारों ओर नमक की लाइन बनानी होगी। फिर हमें टे दिखाया जाता है जो मेज में मीट ग्रिल कर रहा होता है। उसे अंदाजा भी नहीं होता कि उसकी फैमिली में अब वही जिंदा बचा है। तभी हमें मॉलरी दिखती है जो बेन से मिलने आई होती है। बेन उसे सब कुछ बता देता है, लेकिन मॉलरी वह सब मजाक में लेती है, जिससे बेन फ्रस्ट्रेट हो जाता है। उसे समझ नहीं आता कि वह लोगों को कैसे समझाए कि यहाँ क्या चल रहा है। तभी बेन देखता है कि एबी बेसमेंट से बाहर आती है। उसके हाथ में एक ब्लैक कवर होता है। वह बेसमेंट लॉक करती है और उस कवर को डस्टबिन में फेंक देती है। यहाँ मॉलरी को यह सब बकवास लगता है और वह वहां से चली जाती है, लेकिन जाते जाते वह एक नोट टे के घर में फेंकती है जिसमें लिखा होता है वी नो व्हाट्स इन योर सेलर। मॉलरी के लिए यह सब एक मजाक होता है, लेकिन बेन थोड़ा डरा हुआ होता है। बेन जैसे ही ऊपर देखता है उसकी जान हलक में आ जाती है, क्योंकि एबी यानी द डेड मदर उसी की तरफ देख रही होती है। बेन खिड़की से दूर हो जाता। तभी हमें टे दिखता है जो वह नोट पढ़ लेता है और बेसमेंट खोलने लगता है, लेकिन तभी वहां एबी आ जाती है, यानी वह डायन। टे उससे पूछता है क्या कोई बच्चा इस बेसमेंट में है। डायन सोचती है कि अगर टे बेसमेंट में चला गया तो उसे सब कुछ याद आ जाएगा, इसलिए वह टे के पास आकर उसके कान में एक मंत्र पढ़ने लगती है, जिससे टे फिर से सब कुछ भूल जाता है। अगले सीन में हमें बेन के डैड की गर्लफ्रेंड सारा को दिखाया जाता है जो घर जाने की तैयारी कर रही होती है। तभी वहां हमें एबी यानी वो डायन दिखती है जो बाहर से सारा को देख रही होती है और वही उसका अगला टारगेट होती है। तभी वहां मॉलरी आती है। सारा उसे ऑफिस लॉक करके जाने के लिए कहती है। मॉलरी अपना बैग पैक करके जाने लगती है। तभी वो नोटिस करती है कि दरवाजा खुला हुआ है। मॉलरी ज्यादा ध्यान नहीं देती और ऑफिस लॉक करके चली जाती है, लेकिन मॉलरी ये नोटिस नहीं करती कि बोर्ड के ऊपर से एक फोटो गायब है जो मॉलरी और उसकी बहन लिली की होती है। अब हमें बेन दिखाया जाता है जो अपने नेबर्स पर नजर रख रहा होता है, लेकिन उनके घर की लाइट्स ऑफ होती हैं, क्योंकि उस डायन को पता लग चुका था कि बेन उन पर नजर रख रहा है। तभी बेन नीचे जाता है और डस्टबिन चेक करता है, जिसमें उसे टे की फैमिली की फोटोज दिखती है जिन्हें उस डायन ने फेंक दिया था ताकि टे को कुछ याद ना आए। अगले सीन में टे को दिखाया जाता जो लॉन में घास काट रहा होता है। उसे बिल्कुल भी होश नहीं होता कि उसके आसपास क्या चल रहा है। बेन ये सब देख रहा होता है और उसे किसी अनहोनी का अंदाजा हो जाता है। फिर हमें उस डायन को दिखाया जाता है जिसकी बॉडी अब सड़ रही होती है और उसे अब एक नई स्किन की जरूरत होती है, और हमें पता है कि उसका अगला टारगेट कौन है। बेन अपने घर के चारों ओर नमक की लाइन खींच रहा होता है। तभी वो देखता है कि एबी यानी वो डायन उसी की तरफ आ रही है। वो जल्दी से घर के अंदर चला जाता है। वो दरवाजे को पकड़कर खड़ा होता है और वो डायन दरवाजे के नीचे से वही नोट फेंकती है जो मॉलरी ने पहले टे के घर में फेंका था। बेन समझ जाता है मॉलरी का मजाक अब उसे भारी पड़ने वाला है। वो डायन वहां से चली जाती है। सीन शिफ्ट होता है। बेन देखता है कि एबी बेसमेंट से बाहर निकल रही होती है। अब बेन डिसाइड करता है कि वो बेसमेंट में जाएगा, क्योंकि वहीं उसे अपने सवालों के जवाब मिलेंगे। बेन ने एक कट्टर लेकर बेसमेंट की ओर बढ़ता है। वो देखता है कि टे अब भी बाहर घास काट रहा है। बेन समझ जाता है कि टे पूरी तरह उस डायन के कब्जे में है। बेन कट्टर से लॉक तोड़कर बेसमेंट में जाता है और वहां का नजारा देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। सामने पेड़ से बना हुआ एक डरावना स्टैचू होता है जो डेड मदर का होता है। उस स्टैचू के अंदर टे की फैमिली की तस्वीरें होती हैं,
जिनमें एबी के अलावा सबके चेहरों पर क्रॉस बना होता है, जिसका मतलब होता है वे सब शिकार बन चुके हैं। तभी बेन पुलिस को कॉल करता है और शिकायत दर्ज कराने लगता है, लेकिन वो नोटिस करता है कि वहां एक और फोटो होती है जिसमें मॉलरी और लिली होते हैं और उस पर भी क्रॉस का निशान बना होता है। बेन को समझते देर नहीं लगती कि अब वो डायन क्या करने वाली है। वो तुरंत मॉलरी को कॉल करता है और लिली के बारे में पूछता है, लेकिन लिली मॉलरी के साथ नहीं होती। अगले सीन में एक कोस्टल एरिया दिखाया जाता है जहां लिली खेल रही होती है। तभी वहां वो डायन आ जाती है और बेन भी वहां पहुंच जाता है। वो घबराहट में लिली को ढूंढ रहा होता है। तभी उसकी नजर जंगल की तरफ जाती है जहां एक औरत एक बच्ची को ले जा रही होती है। बेन को समझते देर नहीं लगती और वो उसके पीछे जंगल की ओर भागता है। जंगल में अजीब सा सन्नाटा होता है। तभी उसे लिली की आवाज सुनाई देती है। वो आवाज को फॉलो करता हुआ देखता है कि एक गड्ढे में लिली फंसी हुई है और बाहर आने की कोशिश कर रही है। बेन उसकी मदद करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वो डायन लिली को अंदर खींच लेती है। बेन भी नीचे गिर जाता है और उसका सर एक पत्थर से टकरा जाता है, जिससे वो बेहोश हो जाता है। रात हो जाती है और बेन को होश आता है। वो घर लौटता है। जब वो घर में जा रहा होता है तब उसे टे दिखता है, जो एक जिंदा लाश की तरह खड़ा होता है और बेन को घूर रहा होता है। लेकिन बेन को नहीं पता होता कि अब उसके साथ क्या होने वाला है। बेन अंदर जाकर देखता है कि वहां पुलिस आई हुई है, जिसे उसी ने बुलाया था। लेकिन वो डायन इतनी चालाक होती है कि वो बेन को फंसा देती है और उस पर इल्जाम लगा देती है कि उसने उसके बच्चे को मारा है। बेन अपने डैड को समझाने की कोशिश करता है कि उसे फंसाया जा रहा है, वो ये भी नहीं है, एक डायन है। लेकिन उसके डैड उसकी बात पर यकीन नहीं करते और उसे ही डांटने लगते हैं। बेन फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है क्योंकि कोई उस पर विश्वास नहीं कर रहा होता। तभी सारा वहां आती है और बेन को तसल्ली देने की कोशिश करती है, लेकिन बेन नोटिस करता है कि पास रखे फूल सड़ने लगते हैं। उसे तुरंत समझ में आ जाता है कि सारा मर चुकी है और जो उसके सामने खड़ी है वो डेड मदर यानी वही डायन है। तभी सारा की आवाज बदल जाती है और वो डायन कहती है कि उसे ये घर बहुत पसंद है। बेन तुरंत उस पर नमक की बोतल फेंकता है, जिससे वो डायन अपने असली रूप में आ जाती है और बेन पर हमला करती है। बेन एक चाकू उठाकर उस पर वार कर देता है, जिससे वो घायल हो जाती है। तभी वहां बेन का डैड पहुंचता है और बेन को पकड़ लेता है। सारा मासूम बनने का नाटक करती है और पुलिस बेन को पकड़कर ले जाने लगती है। बेन पुलिस के साथ जाते हुए देखता है कि सारा यानी वो डायन पुलिस के कान में कोई मंत्र पढ़ रही होती है। बेन समझ जाता है कि अब उसके साथ क्या होने वाला है। वो अपने डैड को समझाने की कोशिश करता है कि वो सारा नहीं है, लेकिन लियम नहीं सुनता। फिर बेन लियम को एक बार बेसमेंट चेक करने को कहता है। पुलिस बेन को लेकर चली जाती है और लियम अपने बेटे को छुड़ाने के लिए निकलता है। तभी सारा यानी वो डायन उसे बहकाने की कोशिश करती है, लेकिन लियम रुकता नहीं। जब वो निकलने वाला होता है तभी उसे बेन की बात याद आती है और वो टे के घर की ओर जाने लगता है। दूसरी तरफ पुलिस ऑफिसर डायन के कब्जे में होता है और वो बेन को जंगल में ले जाता है। बेन समझ जाता है कि अब वो उसे मारने वाला है। ऑफिसर बेन का सिर पकड़कर उसे डुबोने की कोशिश करता है। तभी एक कुत्ता आता है और ऑफिसर को काटने लगता है। ऑफिसर कुत्ते को गोली मार देता है और अब बेन की तरफ निशाना साधता है। बेन उसे समझाता है कि ऐसा मत करो। तभी ऑफिसर होश में आता है, लेकिन उसका शरीर उसके कंट्रोल में नहीं होता। वो बेन की तरफ देखता है और खुद को गोली मार लेता है। दूसरी तरफ लियम बेसमेंट में पहुंचता है, लेकिन वहां कुछ नहीं मिलता। जब वो बाहर आता है तो उसे टेर दिखता है, जो बेहोशी में घर के अंदर जा रहा होता है। लियम उसके पीछे जाता है और जो नजारा देखता है उससे उसकी रूह कांप जाती है। वहां एबी की लाश पड़ी होती है और दूसरी तरफ टे की बॉडी लटकी होती है। लियम का गला सूखने लगता है और तभी उसे कुछ रिचुअल का सामान दिखता है, जिसमें उसकी फैमिली की तस्वीर होती है और उस पर क्रॉस के निशान बने होते हैं। वो तस्वीर देख ही रहा होता है कि पीछे से एक एंटिटी आकर उसे स्टैब कर देती है। लियम जान बचाने के लिए नीचे भागता है और कमरे में छिप जाता है, लेकिन वो एंटिटी वहां पहुंच जाती है। लियम उस पर हमला करता है, जिससे उसके चेहरे का मास्क निकल जाता है और लियम देखकर हैरान रह जाता है। वो सारा होती है। सारा उस पर हमला करती है और लियम खुद को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन उस डायन की पकड़ बहुत मजबूत होती है। सारा के हाथ के अंदर से उस डायन का असली हाथ निकलता है, जो लियम का सिर पकड़ लेता है। तभी वहां बेन पहुंच जाता है और सारा को गोली मार देता है। वो लियम को संभाल ही रहा होता है कि सारा की बॉडी फट जाती है और अंदर से वो डायन बाहर निकलती है। बेन किसी तरह लियम को लेकर वहां से निकल जाता है। अब डायन अपने असली रूप में आ चुकी है, लेकिन वो बेन और लियाम के पीछे नहीं जाती। बेन को यह बहुत अजीब लगता है। तभी उसे एक बच्चे की आवाज सुनाई देती है। बेन की रूह कांप जाती है, क्योंकि वो आवाज उसके छोटे भाई नेथन की होती है। बेन जल्दी से घर के अंदर जाता है। वहां नेथन नहीं होता और खिड़की टूटी हुई दिखती है। बेन समझ जाता है
वो डायन नेथन को ले गई है। अब बेन के पास बस एक ही रास्ता बचा था, किल या मर जाओ। वो गैराज में जाकर गैसोलीन और नमक का पैकेट उठाता है। तभी वहां मैलोरी आती है और लिली के बारे में पूछती है। बेन कुछ नहीं कहता, बस ठंडे लहजे में बोलता है, साथ चलो। दोनों उस पुराने पेड़ के पास पहुंचते हैं। बेन बिना देर किए उस पेड़ पर गैसोलीन छिड़क देता है और मैलोरी से कहता है, इसके चारों तरफ नमक छिड़क दो ताकि वो डायन बाहर ना निकल सके। मैलोरी अब भी उलझन में होती है, ये सब क्या चल रहा है। पर बेन अब डर के पार जा चुका था। वो एक हथियार लेकर उस गड्ढे में उतरता है। अंदर एक सुरंग होती है जहां हर तरफ पेड़ की टेढ़ी मेढ़ी डालियां भरी पड़ी होती है। बेन धीरे धीरे आगे बढ़ता है। उसे डायन की फुसफुसाती हुई आवाज सुनाई देती है, फिर भी वो नहीं रुकता। तभी उसे नेथन दिखाई देता है, पेड़ की डालियों में लिपटा हुआ लेकिन जिंदा। बेन राहत की सांस लेता है, उसे बाहर निकालता है और कहता है, पीछे जाओ। अचानक पीछे से कुछ चबाने की आवाज आती है। बेन धीरे से मुड़ता है और सामने का मंजर देखकर जम जाता है। डायन एक बच्चे की लाश खा रही होती है। बेन गन उठाता है, लेकिन जैसे ही ट्रिगर दबाने वाला होता है, डायन वो लाश लेकर अंधेरे में गायब हो जाती है। बेन को अब लिली की चिंता होने लगती है। वो फिर आगे बढ़ता है। पीछे से कुछ हलचल महसूस होती है। बेन मुड़कर देखता है, वहां कुछ नहीं होता। लेकिन बेन जब टॉर्च आगे करता है और अचानक वो डायन उसके सामने आ जाती है। वो उस पर हमला करती है। बेन जख्मी हो जाता है। वो नेथन को पकड़कर भागने की कोशिश करता है। इधर मैलोरी पेड़ को आग लगाने ही वाली होती है। तभी उसे बेन की आवाज सुनाई देती है। वो जल्दी से नेथन को बाहर निकाल लेती है। बेन लगभग बाहर निकलने ही वाला होता है, तभी उसे एक खिलौने की आवाज सुनाई देती है। वो टॉर्च मारता है, लिली नजर आती है। बेन तुरंत उसकी तरफ दौड़ता है और उसे निकालने की कोशिश करता है, पर तभी पीछे से डायन हमला करती है। वो बेन को मारने ही वाली होती है कि लिली कैमरे का फ्लैश ऑन कर देती है। रोशनी से डायन का ध्यान बढ़ जाता है। बेन मौका देखकर उस पर वार करता है। डायन जख्मी हो जाती है। वो लिली को पकड़कर बाहर निकलने लगता है, लेकिन डायन फिर से बेन को खींच लेती है। मैलोरी उसे बचाने की कोशिश करती है, पर डायन बहुत ताकतवर होती है। तभी पीछे से कार का हॉर्न बजता है। मैलोरी पलटकर देखती है, एक कार तेजी से आ रही है। ड्राइवर सीट पर लियाम होता है। मैलोरी झट से नमक उठाकर डायन पर फेंकती है। डायन चिल्लाती है और बेन को छोड़ देती है। अगले ही पल लियाम कार से डायन को टक्कर मार देता है। स्क्रीन ब्लैक हो जाती है। कुछ देर बाद मैलोरी एक डॉक्टर के पास होती है। डॉक्टर पूछती है, लिली कह रही थी तुमने एक पेड़ जलाया था, कौन सा पेड़? मतलब मैलोरी वापस गई थी उस पेड़ को जलाने के लिए। फिर सीन बदलता है। बेन अपनी फैमिली के साथ लौट रहा होता है। वो मुस्कुराकर मैलोरी को थैंक यू कहता है, लेकिन आखिरी फ्रेम में मैलोरी के चेहरे का एक्सप्रेशन बदल जाता है और कैमरा धीरे धीरे झूम करता है। ये मूवी आप हिंदी में देख सकते हो, कमेंट में मैंने लिंक दिया है।